सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, इस खास कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उसे दूर करने के लिए। और ग्रहण को लेकर क्या आप सोचते हैं, आपकी जानकारी कितनी है और क्या इससे अलग इस बड़े सूर्य ग्रहण को लेकर जानकारियां आपको मिल सकती हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला और इसका धार्मिक और खगोलीय एक बड़ा महत्व है और इस सूर्य ग्रहण का राशियों और खासकर भारत दोनों पर ही एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पूरी दुनिया एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है और वो खगोलीय घटना है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास है और भारत के लिए इसका खास महत्व है। होने वाला ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। ग्रहण में सूर्य का नजारा रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखेगा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य को ढक लेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य की रोशनी केवल किनारों से निकलेगी। ग्रहण के दौरान दिन में थोड़े समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। भारत के अलावा कई एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में यह दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान अनुष्ठान और शुभ कार्य ठप रहते हैं। साथ ही कई तरह की सावधानियां भी बताई गई हैं। सुबह 9:15 से दोपहर 3:04 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दोपहर 12:10 पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। मेष, सिंह, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ। वृष, तुला, धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला। मिथुन, कर्क, कुंभ और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनिष्टकारी। भारत का विश्व में प्रभाव बढ़ेगा और कोरोना संकट में नरमी आएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ सूर्य ग्रहण एक बड़ी खगोलीय और महत्वपूर्ण घटना है। हर 18 साल में सूर्य का रिंग ऑफ फायर ग्रहण बनता है, जिसे देखना बहुत दिलचस्प और अद्भुत होता है। लेकिन इसके लिए आई प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो यह भी जानना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप क्या करें। ये दिमाग में ये सवाल चलते रहते हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले हम आपको बता रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। सामान्य दर्पण या फिर पानी में सूर्य ग्रहण आप देख सकते हैं, यह एहतियात आपको बरतने होंगे। साथ ही तेज धार वाले सामान का इस्तेमाल कतई ना करें। इसके अलावा और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो भोजन और पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक जो बातें सामने आ रही हैं, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से आप ना देखें। चलिए, सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा, यमुना या फिर किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। अगर नदी में स्नान संभव ना हो तो तालाब, कुएं या फिर बावड़ी में आप स्नान कर सकते हैं। यह भी संभव ना हो तो घर पर तीर्थ जल मिलाकर स्नान आप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद मच्छरदानी का दान आपको करना चाहिए। तेल, कपास, स्वर्ण या फिर कंबल का भी आप दान कर सकते हैं। मौसम के मुताबिक सबसे श्रेष्ठ दान मच्छरदानी का दान माना जाता है, तो इसलिए मच्छरदानी का आप दान जरूर करें। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं जो विशेषज्ञ हैं। पंडित राजनाथ झा जी हैं, पुनित आलोक छवि जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं इस सूर्य ग्रहण को लेकर। जिन्होंने इसे पहली बार महसूस किया है वो जनरेशन भी देख रही है, और जिन्होंने इसे पहले भी देखा है, फायर ऑफ रिंग की बात हम कर रहे हैं, तो उनके मन में भी ख्याल आ रहे हैं कि इस बार क्या कुछ नया होने जा रहा है। तो सबसे पहले पंडित राजनाथ झा जी, क्या करें क्या ना करें, इसे जरा एक बार इसे फिर से बताइए आप। दरअसल नमस्कार। सूर्य ग्रहण जो है ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटनाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कारक ग्रह माना गया है। वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्तुकस्य। अतः सूर्य के लिए जो है
सूर्य के ग्रहण में व्यक्ति को संयमित रहना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे चराचर जगत पे, वनस्पति पे, अन्न पे, जल पे जो है सूर्य की रश्मि का कुप्रभाव रहता है, जिसे ग्रहण करने से शारीरिक कई तरह की व्याधियां भी उत्पन्न होती है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, तो इसका परहेज करना चाहिए। खासकर बाल, वृद्ध और जो रोगी हैं या बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए ये परहेज करना धर्मशास्त्रकारों ने मना किए हैं। वो कोई परहेज न करें, वो दवा लें, और बच्चा है तो दूध लें, और वृद्ध हैं तो वो भी ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जनों को संयमित रहना चाहिए, शुद्धाचरण का व्यवहार करना चाहिए सूर्य ग्रहण में, और अपने इष्ट देव का, भगवत का स्मरण करना चाहिए। कहा गया है शास्त्रों में कि अगर सूर्य ग्रहण के समय आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जप, प्राणायाम, योग, साधना, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, तो उसका 10,000 गुणित ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य ग्रहण में नियम पूर्वक, संयम पूर्वक रह करके, बिल्कुल, यानी कि इसमें पूरे संयम का आपको परिचय देना होगा। संयमित रहकर उन आदतों को जिसे आप गलत मानते भी हैं उससे जरा दूर रहना, संयमित रहना, अपने आप को बचाए रखना है। और इतना जरूर है कि आप अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं, और इससे पहले हमने आपको बताया भी कि गायत्री मंत्र का जाप आप लगातार कर सकते हैं। पुनीत आलोक छवि जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पुनीत जी, किस तरीके से पूरी जो दुनिया है इसे देखेगी, भारत के परिदृश्य में किस तरह इसको हम ले सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि इसे अभी तक गांव में या फिर उन इलाकों में जो कि काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ इसे देखने का तरीका कुछ अलग है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में इसे देखने का तरीका इससे हटके है। जी, बृहद संहिता के राहु कालम अध्याय के 77वें श्लोक में उल्लेखित है कि आषाढ़ मास में, जो हमारे हिंदी पंचांग से आषाढ़ मास चलता है, आषाढ़ मास के सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत वर्षभूमि के उत्तर और पूर्व के प्रदेशों में, देशों में अत्यधिक रहेगा। अफगानिस्तान, गंधार, जम्मू कश्मीर, चीन, कोरिया, इन प्रदेशों में भारत के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता यह सूर्य ग्रहण देता है। पूर्व से चली आ रही समस्याओं का इस सूर्य ग्रहण का सबसे जो उत्तम कारक है वह है अभिजीत मुहूर्त में सूर्य ग्रहण अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर रहे हैं, जो 12:08 के प्रारंभ होकर के 12:28 तक में वह पूर्ण आकार में रहेंगे। इस अभिजीत मुहूर्त के प्रभाव के कारण पूर्व से चली आ रही समस्याओं का प्राकृतिक रूप से समाधान होता है। प्रकृति अपने नवसृजन की ओर विस्तार लेती है। जनमानस के ऊपर चले आ रहे प्रभावों में निष्क्रियता होती है, जनमानस उद्वेलित होते हैं और नवसृजन के लिए प्रारंभ होता है। एक नवयुग का शुरुआत या प्रारंभ हम इस सूर्य ग्रहण से देख सकेंगे। बिल्कुल, ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक एक नया जीवन यहां से शुरू होता है, जो कि ज्योतिषाचार्य मान रहे हैं। पंडित राजनाथ झा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजनाथ जी, किस जो जातक हैं, खासकर जिन राशियों से उनका जुड़ाव है जन्म के बाद से ही, तो वो जातक किस तरीके से, किन किन राशियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और क्या करना चाहिए उन राशि वाले लोगों को? हाँ, दरअसल ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक सूर्य ग्रहण का जो एक ज्योतिषीय खगोलीय आकाशचार बना है उसके ऊपर भी दो मिनट मैं बताना चाहूँगा। ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है, अभी देख लीजिए, पिछला सूर्य ग्रहण जो हुआ था उस सूर्य ग्रहण से वर्तमान जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है 21 तारीख को, 26 तारीख से ग्रह की खगोल आकाश मंडल की जो स्थिति थी बहुत बिगड़ी हुई थी, जिसमें मैं पूर्व सूर्य ग्रहण में भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि गुरु आदित्य योग में सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके प्रभाव से गुरु क्षेत्रगतो भानु, भानु क्षेत्रगतो गुरु, गुरु आदित्य से विज्ञेयो गृहीता सर्वकर्मसु, सारे कर्मों को गृहीत कर लेंगे और सब रुक जाएगा, चक्का रुक जाएगा भारत का। और वैसा देखने को भी मिला। ये कोरोना रूपी महामारी आकर के विश्व का ही चक्का जाम करने पे ये महामारी आया। तो देखिए, हमारे जो सिद्धांतकार रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के, 5वीं शताब्दी में बराहमीर हुए, कितने
कितने चिंतक और कितने वैज्ञानिक थे हमारे पूर्वाचार, जो हमारे ऋषि, आदर्श ऋषि भारतवर्ष के, इनकी वैज्ञानिकता आज भी प्रासंगिक है। अभी आलोक छवि जी बता रहे थे, तो राहु चाराध्याय में 77वां श्लोक में स्पष्ट रूप से वराहमिहिर ने 4वीं शताब्दी में कहा है कि आषाढ़ मास में अगर कोई ग्रहण लगेगा तो चीन देश, कश्मीर देश जो है, जल पर्वत पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं, इनके लिए कष्टकारी होगा। और देखा भी जाए कि कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा का केंद्र चीन को ही माना गया। तो अभी का जो ग्रह स्थिति है, इसको अगर देखा जाए और प्राकृतिक उत्पाद को देखा जाए तो क्रम से इस सूर्य ग्रहण के बाद 21 तारीख के बाद क्रम से कुछ सुधार का नजर आएगा। लेकिन किन किन राशियों में ज्यादा उथल पुथल दिखेगी और किन में सुधार होगा? बता रहे, जनमानस की जो अस्त व्यस्तता है, वो जनमानस की अस्त व्यस्तता खास करके राहु के कारण हो रही है। और ये सूर्य ग्रहण भी मिथुन राशि में लग रहा है, और मिथुन राशि में विगत नवंबर महीने से राहु विराजे हुए हैं, और ये राहु 25 सितंबर को जाकर के राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जनमानस में अस्त व्यस्तताएं हैं, इनमें कमी आएगी और एक नया सृजन होगा। 25 सितंबर के बाद ये कोरोना रूपी, कोविड रूपी महामारी से निजात पाने में भी हमारे देश या विश्व कुछ न कुछ हद तक सक्षम होगा। कुछ न कुछ दवाएं, वैक्सीन आदि मिलने का योग है। वर्तमान में अगर राशियों की बात करें तो विभिन्न राशियों पे इसका कुप्रभाव है, लेकिन अभी जो कुप्रभाव है, इस कुप्रभाव को चूंकि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इसमें इससे बड़ा कुप्रभाव कुछ ज्यादा नहीं है राशियों पर। तो इसके लिए जिन व्यक्तियों पे है, उनको जो है अपने इष्ट देव का अनुवर्जन बिल्कुल बिल्कुल। राजनाथ जी हम ये जानना चाहेंगे कि खासकर मिथुन राशि को आपने सेंट्रलाइज किया है, तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि वाले लोगों पर, जातकों पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल मिथुन राशि पे ऐसा प्रभाव है कि मिथुन राशि में वर्तमान समय में गोचर में देखा जाए तो सूर्य, बुध, चंद्र, राहु, ये तीनों ग्रह विराजते हैं। सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विराजते हैं, बुध पुनर्वसु नक्षत्र में विराजते हैं, राहु मृगशिरा नक्षत्र में विराजते हैं, और चंद्रमा भी मृगशिरा नक्षत्र में विराजते हैं। यहाँ पर जो मिथुन राशि में हलचल और प्रकृति में हलचल या विश्व में जो हलचल आया है, ये सबसे बड़ा रहस्यमयी बीमारी और इसके उत्पाद के कारक ग्रह राहु हैं। हमारे पूर्वाचार्य भी 5वीं शताब्दी से लेकर के बृहत संहिता आदि जितने भी ग्रंथ हैं। और ठीक है, मिथुन राशि के बाद हम मेष राशि के लिए जानना चाहेंगे कि मेष राशि वाले जो जातक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि लोग के राशियों के जातकों के लिए सुख का अनुभव करेंगे। वृष राशि पे भी शुभ प्रभाव पड़ेगा, और इत्यादि राशियों पे, विभिन्न राशियों पे 12 जो राशि हैं, इन राशियों पे शुभ फलदायी होगा। 4 राशियों पे कुप्रभाव है। इन राशि वालों को अपने इष्ट देव का अनुवर्जन करना चाहिए, ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और वस्तुतः इस ग्रहण में भी हमारे देश में या विश्व में जो ये एक महामारी है, इससे निजात पाने के लिए राजनाथ जी हम चाहेंगे कि उन 4 राशियों के बारे में आप बता दें, क्योंकि हम एक एक कर उसे ग्राफिक्स के जरिए बता पा रहे हैं कि जिन राशियों के जातक हैं उन्हें किस तरीके से क्या करना चाहिए, कैसे वो सहज महसूस कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, ये चीजें हम बता रहे हैं, और क्या उनके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा ये भी हम बता रहे हैं। वृष राशि के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल देखिए, विभिन्न राशियों पे जो इस ग्रह का प्रभाव है, मैं बताना चाहूंगा। मेष राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, वृष राशि वालों को कुछ क्षति होगा, मिथुन राशि वालों के लिए विश्वासघातकारी ये ग्रहण होगा, कर्क राशि वालों को हानि पहुंचेगी, सिंह राशि को लाभ, धन लाभ के योग बनते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सुखानुभूति होगी, पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के कारक है। तुला राशि वालों को कुछ माननाश या अपयश की प्राप्ति होने का योग दिखता है। वृश्चिक राशि वालों को कष्ट का अनुभूति करेंगे इस ग्रहण में। धनु राशि वालों को स्त्री पीड़ा या परिवार में महिलाओं को कुछ कष्ट होने का योग दिखता है। साथ ही मकर राशि वालों को सुख की प्राप्ति होगी, और कुंभ राशि वालों को चिंता, शोक से थोड़ा ग्रसित रहेंगे, और मीन राशि वालों को व्यथा
की प्राप्ति होगी। मतलब औसतन अन्य राशियों को देखें, उनके जातकों को देखें तो कष्ट की संभावना है। औसतन हम ये जरूर कर रहे हैं कि औसतन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं पुनीत आलोक छवि जी। आलोक छवि जी, किस तौर पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सूतक काल और सबसे बड़ी बात यह कि स्पर्श और मोक्ष काल के बीच का जो अंतर है, उसके बीच में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जिन राशियों की बात हमने की वो हम दिखा भी पा रहे हैं अपने दर्शकों को। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें एक बात कही गई है कि 12 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों में अलग अलग होते हैं? अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए? सूर्य और चंद्र ग्रहण में विभिन्न समय अंतराल की रहती है। चूंकि सूर्य की दूरी पृथ्वी से ज्यादा है तो 12 घंटा पहले उसके सूतक का प्रभाव होता है। सूतक शब्द जो है वो हमारे संस्कृत के शब्द हैं, परंतु जो वैज्ञानिक शब्द है वह है विकिरण। यानी सूर्य का जो विकिरण है वह हमारे पृथ्वी पर 12 घंटे पूर्व से प्रारंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण में 10 घंटे पूर्व से। और विकिरण को दूर करने के लिए ही जो ग्रहण काल होता है उसमें निवृत्तियां की जाती हैं। और निवृत्ति के 3 ही स्वरूप हैं। मां शक्ति 3 स्वरूप में हमारे जीवात्मा को धारण करती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो जल जो है हमारे प्रकृति का सबसे मूल चीज है। हम अगर जल का सेवन करते हैं, जल से स्नान करते हैं, तो हमारे शरीर की जो विकिरण शक्तियां होती हैं जो वातावरण में, वह प्रभावहीन हो जाती हैं। दूसरा जो है वह है दूध। दूध में भी विकिरण शक्ति को समाप्त करने की क्षमता है। और तीसरा जो है धरा, मिट्टी। जो मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है, वह मृगशिरा नक्षत्र का अर्थात मंगल जो है भूमि धरा को हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप रिपीट करें, क्योंकि जो विभिन्न राशियां हैं उन सभी राशि के जातकों को ये बिल्कुल ये जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके लिए क्या कुछ अच्छा और क्या कुछ बुरा समय शुरू होने वाला है। तो एक बार फिर से उसे हमें बताने की कोशिश कीजिए, राशि और जो उसके जातक हैं किस तरीके से उन पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं, सबसे बड़ा चीज क्या है कि मृगशिरा नक्षत्र में जी पुनीत जी, मृगशिरा नक्षत्र में मंगल धारण करते हैं। तो मंगल में राशियां जो हैं मेष और वृश्चिक हैं। तो मेष और वृश्चिक राशि को भौतिक रूप से सफलता मिलेगी, परंतु शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक दोष उत्पन्न करता है। स्नायु मंडल में उसे परेशानी होती है। तो इसकी निवृत्ति के लिए दूध मिश्रित जल से अगर वह स्नान करते हैं सूतक काल में या ग्रहण काल खत्म होने के बाद, तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है। जो मूल राशि है मिथुन, जहां पर यह ग्रहण का प्रभाव है, उस जगह पर व्यक्ति को स्नायु मंडल के साथ साथ शारीरिक मानसिक कष्ट देता है। तो इन्हें किसी नदी तालाब में जाकर के स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत ही इसके शुभ फलाफल में वृद्धि होगी। जल जो है हमारे शरीर के विकिरण क्षमता को समाप्त कर देता है। तो जल से में स्नान करना, किसी नदी तालाब में स्नान करने से हमारे इस विकिरण सूर्य ग्रहण का समाप्ति होती है। इसके बाद कर्क राशि और मीन राशि, ये 2 राशि ऐसी है जो जल तत्व की राशि है। और मंगल के नक्षत्र में ग्रहण लगने से सूर्य मंगल की जो युति हो रही है वह अग्नि उत्पन्न कर रही है। तो जल और अग्नि में मित्रता नहीं होने के कारण कर्क राशि और मीन राशि वाले जातक अपने शारीरिक दोषों या शारीरिक व्याधियों से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसके लिए इन्हें पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, मधु, गंगा जल, इससे मिश्रित होकर करके जैसे हम उबटन लगाते हैं उस उबटन का प्रयोग करें। मैं 12 राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि मेष राशि वाले जातक श्वेत या रक्त चंदन को अपने शरीर पर लेपन करें और स्नान करें। पुनीत जी, हम जानना चाहेंगे मीन राशि वाले जो जातक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनमें किस तरीके से बदलाव आएगा? मीन राशि वाले जातक जो हैं, बुध ग्रह वहां पर मिथुन राशि का नक्षत्र रेवती है, गंडात है, जो बुध राशि वक्रत्व गति को प्राप्त कर रहा है। तो व्यवसायिक कार्यों में उन्हें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर उन्होंने धन दिया है, कहीं कर्ज दिया है या लिया है, तो उसमें उसको नुकसान हो सकता है। अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, वह नुकसान पहुंचाने की वृद्धि करते हैं, प्रयास करते हैं। तो अविश्वास में धोखा हो सकता है, इससे सावधानी बरतनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? व्यवसायिक उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
सिंह राशि वाले जातक के स्वास्थ्य में वृद्धि, स्वास्थ्य में उनको परेशानी हो सकती है, हड्डी से संबंधित रोगों में परेशानी हो सकती है, परंतु उनको भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। नए गृह भवन वाहन की योग देते हैं, विदेश यात्रा का योग देता है। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कन्या राशि वाले जातक जी, तो कन्या राशि के जातक जो है, कन्या का स्वामी स्वयं बुध है और वक्रत्व गति को प्राप्त है। और सबसे मूल बात है कि कन्या राशि में चंद्रमा, सूर्य और मंगल तीनों का प्रभाव सम्मिलित रूप से इस समय हो रहा है, जिसके कारण जो है चतुर्थ अष्टम का प्रभाव उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनके कर्म की दृष्टि से नुकसानदायक है। उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शरीर के अंदर रक्त विकार की संभावना रहती है। नए कार्य अगर हाथ में प्रारंभ करेंगे तो वहां पर उनको नुकसान हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वह आगे बढ़ा सकते हैं। और 4 अक्टूबर तक विशेष दिन। तुला राशि का कारक जो है स्वयं महास्वाति नक्षत्र राहु विद्यमान है। उन्हें व्यवसायिक अपने नौकरी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, परंतु मानसिक परेशानी, काम का दबाव उनको बढ़ा सकता है। हम जानना चाहेंगे कि वृश्चिक और धनु और मकर राशि है, इनके जातकों को क्या करना चाहिए, इनमें क्या बदलाव आने वाला है? वृश्चिक राशि वाले जातकों को मैं पुनः कहता हूं कि रक्त चंदन और श्वेत चंदन का प्रयोग जल मिश्रित करके स्नान करना चाहिए ग्रहण काल के बाद, चूंकि वहां पर चंद्रमा नीचत्व को प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रभाव से वह वहां पर उच्च अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तो शरीर के जो अग्नि तत्व है यानी पाचन प्रणाली जो है, पाचन तंत्र पर विपरीत प्रभाव देगा इस ग्रहण के बाद। तो वहां उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और श्वेत या रक्त चंदन मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। बिल्कुल समय की कमी है पुनीत जी, लेकिन हम चाहेंगे कि धनु और मकर राशि के जातकों के लिए आप जरूर कुछ कहें। वैष्णव रुपए जी। धनु राशि बृहस्पति वहां पर कारक है और केतु का प्रभाव वहां पर है। केतु स्वयं श्री गणेश की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर वह जल में दुर्वा को डाल करके अगर स्नान करते हैं या पीला चंदन डाल करके स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करें। वैसे धनु राशि वाले जातक को इस समय में विदेश संबंधित चीजों से लाभ होगा, नए समझौते होंगे, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आने के लिए और इतने कम समय में इतनी जानकारियां देने के लिए। तो हमारे विशेष इस कार्यक्रम में बस इतना ही और लगातार खबरें जारी हैं।